दंगल गर्ल जायरा वसीम ने फ्लाइट में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक वीडियो अपलोड किया है। उनका आरोप है कि विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में उनके पीछे बैठे शख्स ने उनके साथ गलत हरकत की। उनका यह भी कहना है कि शिकायत के बाद भी फ्लाइट के क्रू ने या किसी भी मेंबर ने उनकी कोई मदद नहीं की। जायरा दिल्ली से मुंबई जा रही थी। जायरा ने फ्लाइट से ही इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मेरे पीछे बैठे एक अधेड़ उनका शख्स कम लाइट का फायदा उठा रहा है। वो अपने पैरों से मेरी गर्दन और पीठ को छू रहा है। जायरा ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो रोते हुए अपने साथ हुई घटना को गलत बता रही थी। उन्होंने कहा, वहां सभी लोग मौजूद थे लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। Fine, but so I just landed, and the whole irony of this is that I yelled. This is not done at all. I'm disturbed. That's fine, but this is not the way. This is not how any girl should be made to feel. This is terrible. This is how we're going to take care of girls. No one will help us if we don't decide to help ourselves. And this is the worst thing. So I just landed, and the whole irony of this is that I just landed, and the whole irony of this is that I yelled. This is not done at all. I'm disturbed. That's fine, but this is not the way. This is not how any girl should be made to feel. This is terrible. This is how we're going to take care of girls. No one will help us if we don't decide to help ourselves. And this is the worst. एमपी विधानसभा से रेपिस्टों का फांसी देने वाला विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में बेटियों और महिलाओं से अपराध में कमी नहीं आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां आश्रम में कथित बाबा ने नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी की। दूसरी तस्वीर हरदा की है, जहां 2 कराटे प्रशिक्षक पर 2 छात्राओं ने रेप का आरोप लगाया है। छात्राओं ने पुलिस में शिकायत की कि दोनों प्रशिक्षक रेप का वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। तीसरी तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां 27 नवंबर से लापता एक युवती का शव मिला है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देकर उसे मार डाला। मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी परिजनों ने लगाए हैं। हरदा में 2 छात्राओं ने कराटे प्रशिक्षक पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। छात्राओं ने कराटे प्रशिक्षक नीलेश सेन और यूसुफ मंसूरी पर रेप का आरोप लगाया है। दोनों छात्राएं खेल प्रशिक्षकों से कराटे सीखती थीं। नीलेश सेन कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। वहीं यूसुफ मंसूरी स्थानीय स्टेडियम में बच्चों को कराटे सिखाते हैं। पुलिस ने दोनों छात्राओं का मेडिकल करवाया और बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर के खतरीखेड़ी आश्रम के कथित बाबा अवधेश महाराज पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता बच्ची का आरोप है कि बाबा ने उसके परिजनों से उसे 7,000 रुपए में खरीदा था। बाबा कई महीनों से बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दे रहा था। स्कूल में टीचर के पूछने पर मासूम ने सारी बातें बताई, जिसके बाद महिला संगठनों ने छापा मारकर उसके जंगल से कई बच्चियों को छुड़वाया और पुलिस के पास ले गए। पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों ने बाबा की पिटाई भी कर दी। फिलहाल बाबा अवधेश दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाबा से पूछताछ की जा रही है। वो मिस्टर रेजी मैडम है, हाँ शिवर है मैडम, उन्होंने बताया कि एक आश्रम है जहाँ एक बाबा है, मंदिर में पूजा करते हैं, वो बच्चों से अश्लील हरकतें वगैरह करते हैं।
तो अभी बाबा को भी मैंने बुलवाया है और बच्चों को भी बुलवाया, बातचीत करता हूँ उनसे क्या है उनका पूरा। इसके बाद जिस तरीके से बच्चियाँ डरी हुई है इसको देखने के बाद, हाँ बच्ची बाबा से डरी हुई, बाबा डराता होगा उनको, या इसलिए वो बाबा से तो भयभीत है, वो डरी। नरसिंहपुर के चिचली में बीते 27 नवंबर से लापता युवती का शनिवार को एक खेत में शव मिला। मृत युवती की मां ने मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मां का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते उसकी बेटी को खोजने का काम नहीं किया। वो बार बार पवन नाम के शख्स पर बेटी को अगवा करने का आरोप लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। नतीजन उसकी बेटी की हत्या हो गई। मृत युवती गर्ल्स हॉस्टल में रसोई का काम करती थी। युवती का शव मिलने के बाद पुलिस आरोपी पवन की जोर शोर से तलाश कर रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पवन नाव का लड़का है सर, मैंने उस दिन रिपोर्ट पे लिखा है, उसी दिन से उस लड़का का ना पता है और पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी, उसको ढूंढ के सब मेरा सामने नहीं किया। मैंने पुलिस वालों को बोली साहब मेरी लड़की को वहाँ सो करा दो, मेरे कोई मतलब नहीं, वो गर्राट से भाग गई हो किसी को लेकर। मैंने शख्स पवन नाव का लड़का का रिपोर्ट लिखाई हूँ, उस लड़का को मेरे सामने ढूंढ के लाया साहब। पुलिस चिचली वालों ने ना कुछ नहीं किया और आन के मेरे से पूछते हैं क्यों भाई कि किसी आदमी ने तेरे को आपको क्या बताया, लगा तेरा लड़की का पता है, आप क्या करते हो सर तुम। भोपाल में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 महीने पहले एक विधवा और उसकी 3 साल की बच्ची को 1.5 लाख रुपए में ब्यौरा के एक किसान को बेच दिया गया था, जबकि बच्ची से विदिशा में भीख मंगवाई गई। 4 महीने बाद किसी तरह मां बेटी बदमाशों के जंगल से निकलकर भागी। पुलिस ने इनका सौदा करने वाले रंजीत और भीख मंगवाने वाले बदमाश गंगा राम को गिरफ्तार कर लिया है। महिला मूल रूप से खंडवा की रहने वाली है और पुलिस ब्यौरा के किसान की भी तलाश में जुट गई है। भोपाल में पटवारी परीक्षा का आज दूसरा दिन है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि भोपाल में परीक्षा में अव्यवस्था जारी है। आईएनओ डिजिटल जोन में छात्राओं ने हंगामा किया है। करीब 200 परीक्षार्थियों को नहीं जाने दिया गया सेंटर के अंदर। और आपको बता दें कि भोपाल में पटवारी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज भी यहां पे अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, अव्यवस्थाएं आज के दिन भी जारी हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कल की गलती से शायद आज सबक ले लिया जाएगा, लेकिन सबक नहीं लिया गया है। आईओएन डिजिटल जोन में छात्राओं ने हंगामा किया है। 200 विद्यार्थियों को परीक्षा के अंदर सेंटर में नहीं जाने दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमसे जुड़ चुके हैं। अरुण, कल की गलती से लग रहा था कि आज सबक ले लिया जाएगा, लेकिन आज भी हालात जस के तस ही नजर आ रहे हैं। कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और छात्रों का क्या कहना है जो परीक्षा देने आए हैं? देखिए, तमाम दावे सरकार ने किए थे कि परीक्षा कल से सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन आज आप देखेंगे कि ये आईओएम डिजिटल जोन है जहां पर करीब 200 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा से वंचित कर दिए गए। इनका जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 8 बजे था, लेकिन इनका कहना है कि 8 बजे के पहले भी यहाँ पहुंचे, लेकिन इनको सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया गया। हम आपको बता दें कि व्यापम हमेशा से ही इस तरह की गड़बड़ियों के लिए जाना जाता रहा है और करीब 20 साल हो गए हैं व्यापम को, लेकिन वो अपना ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली है उसको डेवलप नहीं कर पाया है। यही कारण है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें इनको ऑनलाइन परीक्षा का सेंटर रखना पड़ता है और फिर इनकी मनमानी प्राइवेट कॉलेजों की शुरू हो जाती है। कल जो टीसीएस कंपनी का मामला आया था कि उसको ठेका दिया गया, जबकि टीसीएस कंपनी पहले भी कई तरह के धोखाधड़ी परीक्षाओं में कर चुकी है, लेकिन सरकार जाने क्यों उस पर मेहरबान है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। परीक्षार्थियों से 400 करोड़ रुपए आवेदन के रूप में वसूले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं न होने से कहीं न कहीं सरकार पर उंगली उठ रही है और व्यापम की पोल खुल रही है। व्यापम पिछले 3 सालों से अपने चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर पाया है, जिस वजह से भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एसीएस बन दीपक खांडेकर को इसका प्रभार दिया गया है, लेकिन वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा होनहार छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आज क्या वजह यहाँ पे नजर आ रही है जिसको लेकर छात्राओं ने हंगामा किया है? कल तो सर्वर डाउन की प्रॉब्लम को बताया जा रहा था कि सर्वर डाउन है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। आज क्या वजह यहाँ पे निकल के आ रही है कि 200 छात्रों को सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया है? यहाँ नहीं जाने दिया। आज जो छात्रों का कहना है कि ये लोग 8 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन ये 8 बजे के पहले भी पहुंच गए, लेकिन इनको सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया। कुछ छात्र छात्राएं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, क्या दिक्कत हुई आज?
7:55 में हम लोग आ गए थे और यहाँ पे गेट पे पहले बंद कर दिया गया 5 मिनट, इसलिए हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया गया। क्या कहा गया आप लोगों से? हम लोगों को लॉक, यहाँ गेट लॉक कर दिया गया, बोले नहीं आप लोग अंदर नहीं जा सकते। जी आप बताइए। इनसे पूछ लो। सर हम 7:55 पे यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर है ना गेट बंद कर और कहने लगे अब अंदर नहीं जाना जाएगा पेपर नहीं दे सकते एग्जाम हॉल में। अच्छा आप बताइए आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था? सर हम लोगों का रिपोर्टिंग टाइम जो सर था 8 बजे तक था, 7 से 8 के बीच में था। लेकिन सर हम लोग 7:50 पे ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके थे। इसके बाद और गेट में बहुत कंफ्यूजन, कोई भी इन्होंने मार्किंग नहीं की थी कहाँ से गर्ल्स जाएंगी कहाँ से बॉयज जाएंगे। जब हम लोग गेट नंबर 2 पे गए तो जब हम लोगों से बोला गया कि गेट नंबर 2 पे जाएगी तो वहां से ताला बंद कर दिया। हम लोग गेट नंबर 1 पे आए तो बोले 2 पे जाना है। सर हम लोग कम से कम 200 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं सर। सुबह से हम लोग 7:30 पौने 8 से आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अंदर भी गए सर, कुछ लोग अंदर गए तो वहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग छात्र काफी दूर से आए हैं। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं? और सीहोर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं सर। हम करीबन यहाँ 7:40 पे आ चुके थे, जिसके बाद भी एंट्री नहीं लेनी थी हमें। क्या कहना है कॉलेज प्रबंधन? चुपचाप वापस लौट जाने के लिए बोलते हैं, वरना बोल रहे हैं कि लाठी चार्ज करेंगे और अदरवाइज आप लोग यहाँ से चले जाओ। और सर अंदर स्टाफ बोल रहा है कि इन लोग वेरिफिकेशन में बाहर हुए, तब कि हम लोग को अंदर लिया ही नहीं गया है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। हमारा कहना है एक बार आप अपना CCTV कैमरा चेक करें। हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बताएं। तो इन छात्र परीक्षार्थियों का कहना है कि जो CCTV कैमरे उनको चेक कर लिया जाए कि वो कितने बजे यहाँ पहुंचे थे, उनको किस तरह की दिक्कत हुई, तो सारा मामला साफ हो जाएगा। और उनको कोई अधिकारी वहां पे पहुंचा या शासन प्रशासन की तरफ से, व्यापम की तरफ से कोई अधिकारी पहुंचा? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हालात जिस तरीके से अभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, जिसमें अंदर जाने में प्रॉब्लम हुई। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई या कोई अभी मौके पर पहुंचा है जो छात्र परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए? कोई जवाब देने वाला नहीं है। देखिए इन छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और जो पुलिस जो कॉलेज है उसने जरूर पुलिस को बुला लिया है, लेकिन किसी तरह की यहाँ पर इन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है कि इनकी परीक्षा क्या होगा। छात्र से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपसे बात की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पर अभी तक इनसे कोई बात नहीं की गई। जी बताइए क्या कहना था? सर बात वो बोल रहे बात चल रही सही, और उन्होंने समय निकाल दिया। अब बता रहे हैं कि आप लेट हो गए, जबकि हम 7:50 पे सर यहाँ पे आ गए थे और अब बता रहे हैं कि हम लेट हो गए। कोई अधिकारी आया आपसे बात करने पे? कोई नहीं आया सर, सिर्फ पुलिस वाले बता रहे हैं कि बात चल रही है, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। सर हम चाह रहे हैं हमारा एग्जाम होना चाहिए सर। जी सर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बहुत देर से खड़े हुए हैं। हमसे बोला गया है कि आप लोग प्लीज शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। कम से कम हम लोग 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके, सर आधा घंटा 1 घंटा होने वाला है। आदमपुर थाने के SI साहब आए थे अभी, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अंदर जाके बात करता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक। तो ये 2 घंटे से छात्र खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि आदमपुर छावनी के एक SI जरूर आए थे जिन्होंने कहा था बात करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं की। तो ये बिल्कुल अरुण, लगता है कि कल की गलती से भी सरकार ने आज कोई सबक नहीं लिया, जिसका खमियाजा यहाँ पे छात्र भुगत रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में सांची मिल्क पार्लर की तर्ज पर कड़कनाथ चिकन पार्लर खोले जाएंगे। कड़कनाथ मुर्गे के पालन के जरिए आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अब सरकार खुद इसमें आदिवासियों की मदद करेगी। सरकार के इस नवाचार से आदिवासियों की आय भी बढ़ेगी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सांची मिल्क पार्लर की तर्ज पर कड़कनाथ चिकन पार्लर खोले जाएंगे। MP सरकार के सहकारिता विभाग ने आदिवासियों की आय को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है, जिसके तहत सांची पार्लर की तरह सरकारी जमीन पर चिकन पार्लर खोले जाएंगे, ताकि कड़कनाथ चिकन को आम आदमी तक आसानी से पहुंचाया जा सके। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक अब विभाग कड़कनाथ मुर्गे की ब्रांडिंग और उसके प्रचार प्रसार के लिए मदद करेगी। जो लोग कड़कनाथ मुर्गे के पालन से जुड़ेंगे उन्हें इसके लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 3 जिलों का चयन हुआ है, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर और देवास में कई स्थानों पर कड़कनाथ मुर्गे के पालन से जुड़े सेंटर खोले गए हैं।
जानकारी के मुताबिक झाबुआ में 13 और अलीराजपुर में 5 समितियों का इसके लिए चयन हुआ है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि शुरुआत में ही इस नवचार का अच्छा असर हुआ है। करीब 15-18 सोसाइटी अलीराजपुर में और इतनी ही सोसाइटी झाबुआ जिले में बनी और वो काम करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। उनको हमने लोन दिलाया, उन्होंने शेड डाले और उसके विस्तार के लिए काम किया। मुझे लगता है ये एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आया है और जिससे सहकारी आंदोलन भी मजबूत होगा और वो आदिवासी जो अपनी आजीविका के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको एक नए रोजगार का अवसर भी मिलेगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का मानना है कि इस क्षेत्र में जो समितियां आगे आएंगी उनको अनुदान भी दिया जाएगा और इस योजना से प्रदेश के आदिवासियों को खास फायदा होगा। उनका मानना है कि यह योजना कड़कनाथ मुर्गा पालन करने वाले सेंटर के उत्पादन पर भी निर्भर करता है। मुख्य मुद्दा यह है कि ये सब डिपेंड करेगा वो कितना प्रोडक्शन करते हैं, उनके प्रोडक्शन की संख्या और उसका कितना वॉल्यूम होगा इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरे देश में कड़कनाथ को लेकर बहुत आकर्षण है। कड़कनाथ मुर्गा पालन समितियों को मार्गदर्शन देने के लिए सहकारिता विभाग ने सहकारी निरीक्षक और पशुपालन विभाग के वीईओ की संयुक्त टीम बनाई गई है। ये कड़कनाथ मुर्गा पालन करने वाले लोगों को मुर्गा पालन से जुड़ी हर मदद मुहैया कराएगी, जिससे यह योजना और सफल हो सके और आदिवासियों की आय बढ़ सके। मकरंद काले, ईटीवी न्यूज, भोपाल। रुक करते हैं भोपाल का, जहां पे शरद हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। शरद, किस तरीके से सरकार यहां पे आदिवासियों की मदद करेगी और ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग के लिए क्या किया जा रहा है? को लेकर जो मुर्गे की विशेष प्रजाति है वो सबसे अहम बात यही थी कि इसकी जो ब्रांडिंग है वो आखिरकार कैसे की जाए। तो इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार कर लिया है। सहकारिता विभाग की ओर से जो प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जिस तरीके से मिल्क पार्लर होते हैं जगह जगह शहरों में, वैसे कड़कनाथ मुर्गे के पार्लर भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत की जो योजना बनाई गई है सहकारिता विभाग की ओर से, वो जो इलाके जो अलीराजपुर, झाबुआ और देवास के हैं, जहां पर विशेष रूप से इस मुर्गे की प्रजाति का पालन किया जाता है। जो आदिवासी हैं, खासतौर से जो भील संप्रदाय के आदिवासी हैं, वो इसका पालन करते हैं, तो वहीं से इसकी शुरुआत की जाएगी। और सहकारिता विभाग ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक जो भी आदिवासी इसका पालन करेंगे कड़कनाथ मुर्गे का, उन्हें अनुदान दिया जाएगा और फिर उस अनुदान के जरिए सबसे पहले उन्हीं 3 इलाकों में झाबुआ, अलीराजपुर और देवास में ये जो पार्लर हैं कड़कनाथ मुर्गे के वो खोले जाएंगे और फिर वहां पर एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी कामयाबी को देखा जाएगा और फिर पूरे बिल्कुल शरद, अगर यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो पूरे एमपी में फिर इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया के कप्तान रोहित की परीक्षा होगी। वहीं श्रीलंका के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका होगा। हिटमैन के वनडे का टेस्ट, क्या पहली परीक्षा पास करेंगे हिटमैन? टेस्ट सीरीज के बाद आज से भारत और श्रीलंका की टीमें वनडे सीरीज में जोर आजमाइश करेंगी। एक और टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान विराट कोहली इटली में छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा के लिए ये घड़ी खुद को बतौर कप्तान साबित करने की है, लेकिन रोहित का ये इम्तिहान इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते ही रोहित के सामने बड़ा मिशन है और वो है मिशन क्लीन स्वीप। जी हाँ, अगर टीम इंडिया को वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचना है तो उसे श्रीलंका का क्लीन स्वीप करना होगा। दूसरी ओर श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में काफी युवाओं को मौका दिया गया है, लिहाजा रोहित शर्मा के हाथ में युवा टीम से प्रदर्शन कराने की भी जिम्मेदारी होगी। वहीं कोटला टेस्ट ड्रॉ करा के श्रीलंकाई टीम का हौसला 7वें आसमान पर है। साथ ही टीम में नए कप्तान परेरा और ऑलराउंडर गुणारत्ने की वापसी से श्रीलंका का संतुलन बेहतर लग रहा है। बात धर्मशाला की पिच की करें तो यहाँ तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, लिहाजा दोनों ही टीमें 3 से 4 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। अगर बात आंकड़ों की करें तो भारत और श्रीलंका के बीच अभी तक कुल 155 मुकाबले हुए हैं,
जिसमें 88 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 55 बार श्रीलंका ने बाजी मारी है। 12 मुकाबले बेनतीजा रहे, लेकिन पहले की श्रीलंकाई टीम आज की टीम से काफी बेहतर थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। वैसे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो तब होगा जब मैच पूरा होगा, क्योंकि मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार संडे को धर्मशाला में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है, लिहाजा मैच पूरा होने के लिए सूर्यदेव को दर्शन देने होंगे और इंद्र को फील्ड से बाहर रहना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, ETV न्यूज।